हेलो CMA फाउंडेशन स्टूडेंट्स, आज आपके लिए पेस्टल एनालिसिस बिजनेस एनवायरनमेंट का स्कैनिंग वाला चैप्टर यूनिट नंबर 4.1। इस चैप्टर के अंदर में हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट, उसके डिफरेंट ब्रेकअप्स लाइक योर इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, माइक्रो एनवायरनमेंट, मैक्रो एनवायरनमेंट, स्वॉट एनालिसिस, ये सब का इफेक्ट हमारे बिजनेस पे कैसे पड़ता है इसके बारे में पढ़ेंगे विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। सो हियर वी गो विद द चैप्टर। Global environment. Today's dynamic competitive landscape of the business world requires companies must analyze global environment as it is rapidly changing. हमारा global environment बहुत fast changes हो रहा है ना। आज की डेट में जो एक टाइम में जो सुपर पावर हुआ करता था एक अमेरिका, उसका मार्केट धीरे धीरे खराब हो रहा है। रशिया का मार्केट रशियन यूक्रेन वॉर के चलते बहुत हद तक खराब हो गया। अभी ग्लोबल एनवायरनमेंट का स्कैनिंग के बाद बोले ना, बहुत ध्यान से समझो ना। अगर अपने जयशंकर, कौन है एस जयशंकर, ये भी नहीं जानते हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं। यू मस्ट फॉलो हिम। आप इतना इंस्टा देखते हैं, इतना यूट्यूब देखते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स देखिए जयशंकर, समझ में आ, यू जस्ट फॉल इन लव विद दैट मैन। ही स्पीक्स सो स्ट्रेट इन द इंटरनेशनल फोरम्स। अगर इंडिया का इंटरनेशनल मार्केट में इमेज इतना इंप्रूव हुआ है, इट्स बिकॉज ऑफ एस जयशंकर। आप बोलेंगे सर मोदी जी कहां गए? यस, मोदी जी इज देयर बट ही इज अ फेस। उनके पीछे जो टीम है उनकी, एस जयशंकर द ऑनरेबल फॉरेन मिनिस्टर, उनके चलते। अब ग्लोबल एनवायरनमेंट को इंडिया ने क्या किया मालूम है? रशिया यूक्रेन का जब वॉर शुरू हुआ, वेस्टर्न नेशंस ने रशिया के ऊपर में बहुत जबरदस्त सैंक्शंस लगा दिए। किसी का डायरेक्टली लड़ाई में आने की हिम्मत था नहीं, बिकॉज रशिया एक न्यूक्लियर पावर है। उनको पता था कि डायरेक्टली हम लोग आ गए तो वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा रिस्की होगा पूरे ग्लोब के लिए। तो लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूक्रेन को हेल्प कर रहे थे और रशिया के ऊपर में रेस्ट्रिक्शन लगा दिए थे, बिकॉज अटैक रशिया ने स्टार्ट किया था। नाउ व्हाट हैपेंड? रशिया के बिजनेस के ऊपर काफी रेस्ट्रिक्शन लगा दिए, रशियन ऑयल पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिए। इंडिया के एस जयशंकर, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया इंडिया ने। हमने क्या किया, रशिया से हमारी पुरानी दोस्ती हमेशा से थी, बराबर है। हम रशिया से क्रूड ऑयल ओपनली खरीदने लगे, क्रूड ऑयल, रॉ ऑयल, ठीक है, खरीद रहे थे। अब खरीद करके हमारा ऑलरेडी इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन हमेशा से खराब है। हमने उसको पेमेंट उसके करेंसी में नहीं किया, हम उसका पेमेंट हमारे इंडियन करेंसी में करने लगे। बात को समझना, रशिया को पैसे की जरूरत थी, वो हमसे हमारे टर्म्स पे माल हमको बेचता था। हमारे पास ऑयल की हमेशा से कमी थी, हमको मिडिल ईस्ट से खरीदना पड़ता था हाई रेट में, यहां वो कम रेट में रशियन ऑयल मिलने लग गया। अब ये ऑयल लेके हम करें क्या? हम इसको बेच नहीं सकते इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि ये रशियन ऑयल है। इंडिया ने क्या किया, इस ऑयल को रिफाइनिंग किया। रिफाइनिंग के बाद में अभी रशियन ऑयल नहीं रहा, अभी क्या हो गया, अभी इंडियन ऑयल हो गया है। अब इस तेल को हम ही लोग इंटरनेशनल मार्केट में बेच भी रहे हैं और वहां से हम फॉरेन करेंसी कमा रहे हैं। अब बात को समझो, एक तो यहां पे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट काफी इंप्रूव हो गया, क्योंकि हमको बाहर से तेल खरीदना नहीं पड़ रहा है। अब रशिया के पास हमारी इंडियन करेंसी गई, रशिया समझ ही नहीं पाया हो क्या रहा है। रशिया बोले इस करेंसी हम करें क्या, ये तो इंटरनेशनल मार्केट में काम आएगा नहीं। इंडिया ने कहा क्या टेंशन ले रहा है, तो हमसे माल खरीदना, हमारा फिनिश प्रोडक्ट हम रशिया को बेच रहे हैं और वापस हमारे पास हमारी करेंसी वापस आ जा रही है। कहानी खत्म। दैट्स इट। यू स्कैन द ग्लोबल एनवायरनमेंट। ग्लोबल एनवायरनमेंट का स्कैनिंग करके इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया का इमेज जो इतना इंप्रूव हुआ है, दैट इज बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल स्कैनिंग। कुछ हद तक दो दैट इज अ पॉलिटिकल इशू, बट वी कैन वेरी वेल लिंक इट विद बिजनेस में भी आप कैसे इसका फायदा उठा सकते हैं। और ऑब्वियसली इंडियन बिजनेसमैन को बहुत फायदा हुआ इसके चलते, रशिया के इस वॉर के चलते। नेक्स्ट, The new concept of global village has changed the individuals and organizations। अब ये सब आप लोग पढ़ लोगे। For developing countries like India, globalization का मतलब समझ लोगे आप। Globalization means integration with the world economy। वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ में इंटीग्रेट कर लेना, मतलब पूरा एक बन जाना। That is a world, पूरा एक मार्केट बन गया है। क्लियर? हमारे, आपको शायद मालूम होगा, 1991 के पहले हमारा ट्रेड पॉलिसी बहुत रेस्ट्रिक्टेड था। हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड को अलाउ नहीं करते थे, बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस था। तो उस टाइम बिजनेस एनवायरनमेंट अलग था।
1991 के बाद से जैसे जैसे धीरे धीरे हम लोग ग्लोबलाइजेशन के लिए गए, तो हमारी डोमेस्टिक कंपनीज के लिए कंपटीशन, फॉरेन कंपटीशन आने लगा, तो हमें डोमेस्टिक कंपनीज को भी अपने आप को अपग्रेड करना पड़ा, राइट। जो अपग्रेड नहीं किए वो आउट ऑफ मार्केट हो गए थे। वो सारा पोर्शंस यहाँ पे दिया हुआ है, एंड आई एम श्योर आप ये सब तो जानते होंगे। दैट वाज अ फुल फॉर्म ऑफ एन MNC, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन होता, जानते ही होंगे, हाँ या ना? नहीं जानते तो आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। क्लियर? गवर्नमेंट ने बहुत सारे चेंजेस लाए हैं, जैसे कि पहले एक MRTP एक्ट था, ठीक है, उसके जगह गवर्नमेंट ने कॉम्पिटिशन एक्ट ले आया था, जिसके चलते बिजनेस में बहुत चेंजेस आ गया। WTO का फुल फॉर्म भी आपका MCQ के लिए ध्यान में रखना है। WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में स्टैब्लिश हुआ था, आपको मार्क करना है। क्लियर? उसके बाद इंडिया भी WTO का मेंबर है ना। इंडिया जब WTO का मेंबर बन गया, इंडिया के लिए कुछ एक जगह ड्रॉबैक्स भी था कि हमको हमारे पेटेंट लॉज को चेंज करना पड़ा। पेटेंट लॉज क्या थे, मैं ये सब चीजें मैं रीड आउट नहीं कर रहा हूं, राइट, मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। पेटेंट लॉज क्या होते हैं? व्हाट आर पेटेंट लॉज? नहीं मालूम? कोई बात नहीं, आप आगे जगह पढ़ोगे। ट्रेडमार्क होता है, पेटेंट होता है, कॉपीराइट नाम से सुने हैं। व्हाट इज अ पेटेंट? पेटेंट इज फॉर इन्वेंशंस। सपोज आपने खाने का कोई अच्छा रेसिपी बनाया है, कोई ऐसा रेसिपी बनाया है जिसको लेके आज तक किसी ने वैसा खाना बनाया नहीं है, वो रेसिपी किसी ने यूज नहीं की है, आप उसका भी पेटेंट ले सकते हो। आप मान लो वो रेसिपी लेके आप माल बेचने लगे, बहुत हाई चांस है आपने रिसर्च करके वो रेसिपी बनाई, आप वो बहुत स्वादिष्ट खाना है, वो हो सकता है 500 रुपए के भाव में बिकेगा, एक धड़ल्ले से बिकेगा वो, लेकिन मार्केट में बहुत सारे चोर लोग बैठे, मतलब मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे बता रहा हूँ, बहुत सारे चोर लोग बैठे हैं, वो क्या करेंगे, आपका रेसिपी कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके आप ही के कंपटीशन में 400 रुपए में, 300 रुपए में माल बेचेंगे, हाँ या ना, या 500 में बेचेंगे। रिसर्च आपने किया, फायदा चोर लोग उठा लेंगे, हाँ या ना। अगर ऐसा होगा तो कभी कोई आदमी रिसर्च करेगा नहीं। या तो मैंने खाने की रेसिपी की बात की, चलो उसमें तो ज्यादा मेहनत नहीं होती है, होती है, एक्सेप्ट। दवाइयां बनाना बहुत ज्यादा रिसर्च का काम है, हाँ या ना। इन्वेंशंस करना बहुत रिसर्च का काम है। टेक्नोलॉजी में कुछ लाना, सपोज किसी ने ये LED पैनल बनाया है, पहली बार जिसने बनाया, किसी ने नहीं बनाया, तो वो भी तो उसका पेटेंट लेगा। क्या करेंगे आप, गवर्नमेंट को अप्लाई करेंगे कि देखिए ये फॉर्मुलेशन या ये टेक्नोलॉजी आज तक किसी ने नहीं बनाई है, पूरा सबूत के साथ दिखाना पड़ेगा आपको। गवर्नमेंट अगर सेटिस्फाई हो जाता है, गवर्नमेंट आपको पेटेंट दे देगा। पेटेंट देने का मतलब आपको एक लाइसेंस मिल गया कि अब उस रेसिपी को, उस फॉर्मुलेशन को, उस टेक्नोलॉजी को आपके परमिशन के बिना कोई और यूज नहीं कर सकता है। हाँ, कोई और अगर यूज करेगा आपसे परमिशन लेके, डेफिनेटली आप उससे कुछ पैसा लोगे, तभी परमिशन दोगे आप उससे रॉयल्टी लेते हो। रॉयल्टी वर्ड सुना होगा, अकाउंट्स में आपने, रॉयल्टी इनकम होती है, आप उस रॉयल्टी लेके आप उसको परमिशन दोगे। इससे क्या होता है, जब पेटेंट राइट मिल जाने से लोगों को इन्वेंशन करने का एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हम कुछ करें उससे कमा पाएंगे। देखो आदमी कुछ भी करता है, क्यों करता है भैया? कमाने के लिए करता है। WTO में क्या हुआ, इंडिया जब WTO का मेंबर बन गया ना, तो इंटरनेशनल पेटेंट्स अलाउ करना पड़ा हमें। मतलब WTO के जब मेंबर बन गया तो दूसरे देश के लोग आपके देश में पेटेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें इंडिया को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, लेकिन आपको पता है, नीम, हल्दी, गौमूत्र, ऐसी चीजों के बारे में दुनिया को किसने बताया था? इंडिया ने बताया था। हमारे वेदों ने, हमारे शास्त्रों में लिखी हुई थी इनके बेनिफिट्स क्या है, लेकिन हम इंडियंस इतने बड़े डैश हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर। हम अपनी चीजों की अहमियत नहीं समझते। एक छोटी सी बात बोले, अगर योगा इंडिया में कम होता है, फॉरेन में ज्यादा होता है, हाँ या ना? योगा क्या है तो क्या क्या होता है, किसने बताया था? आपने बताया था। बट हम अपनी चीजों की अहमियत नहीं देते। वही हल्दी, नीम, इन चीजों पे ना का ज्ञान तो हमने दिया था। WTO के मेंबर बनने के बाद में क्या मालूम है, फॉरेन कंट्रीज उसके पेटेंट लेके बैठ गई, पेटेंट लेके बैठ गई। अब कुछ फॉर्मुलेशंस जो हो गए, जो हल्दी को लेके है, नीम को लेकर के हैं, वो फॉर्मुलेशन जब वो लोग पेटेंट लेके बैठ गए, अब वो फॉर्मुलेशंस अगर हमारी किसी इंडियन कंपनी को यूज करना है, वो उनको रॉयल्टी दे करके यूज कर सकता है। हमारा ये चीज हमारे हाथ से चला गया, बिकॉज वी आर नॉट प्रोएक्टिव, बिकॉज हम इकोनॉमिक एनवायरमेंट को स्कैन किए नहीं ढंग से, कि जैसे ये खुला है, हम WTO के मेंबर बने, इसका ड्रॉबैक्स क्या होगा, हमें ले लेना चाहिए था पहले पेटेंट, हमें दूसरी कंट्रीज में भी अप्लाई कर देना चाहिए था, हमने नहीं किया था। ठीक है, जैसे कि उसको ना ट्रिप्स बोलते हैं, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो शॉर्ट फॉर्म लिख लेना इसका, TRIPS होता है,
ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। क्लियर? उसके बाद आप देखो ये चीज ग्लोबलाइजेशन में ना बहुत सारे क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन के चलते बहुत से ट्रेड ब्लॉक्स बन गए, बहुत से कंट्रीज आपस में अपना अपना रीजनल अग्रीमेंट्स बना ली कि हम 5 कंट्रीज मिलकर आपस में अग्रीमेंट बना लिए कि हम लोग एक दूसरे को हेल्प करेंगे, राइट? एक दूसरे का ट्रेड को हम लोग प्रमोट करेंगे, एक्सपैंड करेंगे उसको। तो वैसे ट्रेड एग्रीमेंट्स थे। नाफ्ता इज नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एरिया, EU यूरोपियन यूनियन, और भी बहुत से यहाँ पे दिया नहीं, लाफ्ता भी है, यहाँ पे दिया नहीं है। शार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन और सम एग्जांपल्स इन दिस रिगार्ड का फुल फॉर्म आप लोग अंडरलाइन कर लोगे एक बार, ठीक है? नेक्स्ट एनवायरमेंट का पार्ट में कोविड पैंडेमिक 19 रिडल्ड एनवायरमेंट। ऑब्वियसली आप जानते हैं कोविड-19 का इम्पैक्ट बिजनेस एनवायरमेंट के ऊपर में बहुत जबरदस्त पड़ा था। बिजनेसेस करने का तौर तरीका पूरा बदल दिया उसने, हाँ या ना? एंड जबरदस्त बूम आया IT एनेबल्ड एनी इंडस्ट्री में, चाहे वो ऑनलाइन बैंकिंग वाला ले लो, चाहे आप एजुकेशन में ले लो, आप हर चीज में जहां भी IT एनेबल्ड इंडस्ट्रीज थी, ऑनलाइन शॉपिंग वाला ले लो, ये सब कुछ कब फ्लरिश किए? कोविड पैंडेमिक के दौरान जबरदस्त तरीके से फ्लरिश किए, राइट? अब जो कंपनीज, जो बिजनेसमैन, जो एंटरप्रेन्योर्स कोविड वाले टाइम पे बिजनेस में उतर गए थे एंड उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिए, वो खतरनाक तरीके से फ्लरिश किए, एंड जो नहीं टाइमली कूदे वो पीछे रह गए थे, राइट? सिंपल सी बात है। नेक्स्ट तो वो चीज दिया है, इसको मैं रीड आउट नहीं कर रहा हूं मैं। रिडल मतलब उसमें पजल्ड, रिडल्स पजल्स जो होते हैं ना उसमें, तो वो बड़ा कंफ्यूजन एनवायरनमेंट, उसमें लोग, बहुत लोग तो क्या हाथ पे हाथ देके बैठे रहे, जो हाथ पे हाथ देके बैठे रहे वो बैठे रह गए, और जो उस मौके का फायदा उठाए, समझिए कि दुनिया किस तरफ जा रही है, वो आगे निकल गए। सीधी सी बात है। अपना ये टॉपिक इट्स अबाउट एनवायरमेंट एनालिसिस। पहले बात तो CMA में बीइंग अ कॉस्ट अकाउंटेंट के स्टूडेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के स्टूडेंट, अपने को ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज अल्टीमेटली आपको बिजनेस वर्ल्ड में ही रहना है, आपको बिजनेसेस को ही डील करना है, राइट? दो कॉस्ट अकाउंटिंग आपका एस्पेक्ट ज़्यादा रहेगा, बट स्टिल बिजनेस के डिसीजन मेकिंग में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एंड बिजनेस डिसीजंस लेने के लिए हमारे बिजनेस के आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको समझना बहुत जरूरी है। क्लास 12 में बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़े थे आप। इस चैप्टर के अंदर में पूरा वही चीज है। पेस्ले एनालिसिस के ऊपर हम लोग बाद में आएंगे। पहले क्या है, इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। ऑब्वियसली हम लोग जब बिजनेस ऑपरेट कर रहे होते हैं तो हमारे बिजनेस के आसपास का जो एनवायरनमेंट है, स्पेशली इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, द लॉज, गवर्नमेंट जो लॉज लाता है, या हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, राइट, हमारे सप्लायर्स हैं, हमारे कस्टमर्स हैं, हमारे एम्प्लॉइज हैं, दे ऑल आर अ पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। एंड एनवायरमेंटल स्कैनिंग करना, एनवायरनमेंट को स्टडी करते रहना बेहद जरूरी है। एनवायरनमेंट को जो स्टडी नहीं करेगा वो बिजनेस मार्केट से आउट हो ही जाएगा, गारंटी के साथ है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप एक चीज बता सकते हो, मोबाइल की दुनिया में सबसे, मोबाइल सर्विसेज की बात नहीं कर रहा हूं मैं मोबाइल हैंडसेट्स की बात कर रहा हूं। किंग कौन था, राजा कौन था? नो मैम, नोकिया, दैट वाज राइट आंसर। नोकिया किंग था, मतलब नोकिया का ही हैंडसेट्स था दुनिया भर में, आप मान के चलो आप, बाकी सब उसके सामने फीका था। लेकिन नोकिया ने बिजनेस एनवायरनमेंट का स्कैनिंग नहीं किया। क्या चीज? एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म आ चुका था जो आप आज की डेट में यूज कर रहे हो, बट नोकिया अपना वही बटन वाले फोन पे ही था। नो डाउट नोकिया के फोन ऐसे थे जो 3 तला से भी नीचे गिर जाए ना, गारंटी के साथ है आपको सही सलामत मिलेगा वो, एंड हुआ है लोगों के साथ, कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैडम जी, नोकिया का फोन आज से 15 साल 18 साल पहले 27,000 में तो हमने खरीदा है। वो कौन सा? टीपो फोन, नॉट एंड्रॉयड फोन, नॉट स्मार्टफोन्स। क्यों? क्रेज था। लेकिन नोकिया ने, मैंने क्या बोला, एनवायरनमेंट का स्कैनिंग नहीं किया। वो ये नहीं समझा था दुनिया एंड्रॉयड की तरफ में जा रही है, उसको ये लगा कि मेरा धंधा तो कहीं नहीं जा सकता, आई एम द किंग, बस कल राजा तो आज रंक है आप। और आज की डेट नोकिया क्या हो गया? खत्म हो गया। वापस रिवाइव हुआ अब जाके, वो एक अलग बात है, लेकिन अभी भी उसका मार्केट शेयर खत्म हो चुका है, अदर प्लेस का मार्केट शेयर खा गया। क्यों? क्योंकि उसने एनवायरनमेंट को स्कैन नहीं किया। दैट कस्टमर्स का टेस्ट, एंड्रॉयड फोन, कस्टमर अंगूठा छाप हो गए हैं, भूल गया था, वो स्क्रॉल करने की आदत हो गई है, उसके फोन में स्क्रॉल का फीचर था नहीं, एंड वो क्या हो गया, अल्टीमेटली मार्केट से
आउट हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मैं एक तो बात पूछना चाहूंगा, आप बता सकते हो हेल्थ ड्रिंक सेगमेंट, हेल्थ ड्रिंक्स का नाम बताओ ना, हेल्थ ड्रिंक्स, आप ड्रिंक्स पे मत जाइएगा प्लीज, हेल्थ ड्रिंक्स बताइए कौन कौन से जानते हैं आप कॉम्प्लान जानते हैं, आप हॉर्लिक्स जानते हैं, आप बूस्ट जानते हैं, हाँ या ना, और कौन सा जानते हैं आप बताइए, बॉर्नविटा जानते हैं आप, और पीडियाश्योर जानते हैं, ये अभी भी बच्ची हैं कोई बात नहीं, ये अभी भी बच्ची है हमारी कोई बात नहीं, ठीक है, पीडियाश्योर जानती है। और द पॉइंट इज इन सब हेल्थ ड्रिंक्स का बाप था वीवा, VIVA, आपने नाम ही नहीं सुना है। वीवा का भी यही प्रॉब्लम था, उसने एनवायरमेंट का स्कैनिंग नहीं किया। वीवा का क्या था, वीवा वॉज अ मार्केट लीडर, राइट। उनका बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का मीटिंग बैठता है तो उसमें यह होता है कि भाई हमें करना क्या है, मार्केट लीडर हैं हम, वो लोग एड पे खर्चा करते थे। उन्होंने डिसाइड किया यार जब हमारा इतना बड़ा मार्केट शेयर है हमको अपना एड स्पेंडिंग कम कर देना चाहिए, माल तो हमारा बिकेगा ही, माल तो हमारा बिकेगा ही, हमारा मोनोपोली है काइंड ऑफ मार्केट में। एड का खर्चा अगर हम कम कर देते हैं हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, सेकंड हम थोड़ा कम रेट में कस्टमर्स को माल दे पाएंगे। क्लियर, डिसीजन पास हो गया, उन्होंने अपना ऐड करना बंद कर दिया। आज की डेट में वो कंपनी बंद हो गई। क्यों, इधर उन्होंने अपना एड स्पेंडिंग बंद किया, इधर हॉर्लिक्स SB का था, स्मिथलन बीचम, उसने अपना एड प्रपोर्शन जबरदस्त तरीके से बढ़ा दिया। और आज की डेट में लोगों के दिमाग के अंदर में हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान, बॉर्नविटा, इनको छोड़ के कोई और हेल्थ ड्रिंक्स है ही नहीं। वीवा इज आउट ऑफ द मार्केट। कल राजा आज रंग। क्यों, आप एनवायरमेंट को स्कैन नहीं कर रहे हैं, आप ये भूल जा रहे थे। उन्होंने क्या किया, वो भूल गए कि जो दिखता है वो बिकता है, वो दिखना बंद हो गया, अब लोगों को दिखता ही नहीं कहीं भी। वो बिजनेस एनवायरमेंट का स्कैनिंग करते रहना बहुत जरूरी है। आज अगर कोई भी कंपनी ये सोचती है दैट मेरा मार्केट शेयर इतना है, हमको कोई हिला नहीं सकता है, तो इंटरनेशनल कंपटीशन है। गवर्नमेंट ने मार्केट्स ओपन करके रखे हैं, हाँ या ना। कंपटीशन इज फ्री एंड फेयर नाउ, सो यू हैव टू कंटिन्यूसली स्कैन द एनवायरमेंट। कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, नया टेक्नोलॉजी क्या आ रहा है, लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या हो रहे हैं, आपको उस तरफ ध्यान देना होगा, नहीं तो मार्केट में नहीं टिके रहेंगे। ये पूरा चैप्टर उसको लेकर के है। क्लियर, इसका बेसिक इंट्रो वाला पार्ट मैं आपको रीड आउट नहीं कर रहा हूं। बिजनेस हम लोग जानते हैं क्या होता है, राइट। अब जैसे ये सब जो पॉइंट्स है आप रीडिंग करते टाइम में आप थोड़ा अंडरलाइन कर लेना। जैसे जानते हो प्रॉफिट इज द इम्पेटस फॉर द एंटरप्रेन्योर हु रन्स अ बिजनेस। प्रॉफिट इज द इम्पेटस। इम्पेटस मतलब क्या है, मोटिवेशन। प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर के लिए क्या होता है, मोटिवेशन होता है। प्रॉफिट इज रिवॉर्ड रेम्युनरेशन फॉर रिस्क टेकिंग, ऑर्गेनाइज द प्रोडक्शन, द सेल्स प्रोसेसेस। ये जस्ट रीडिंग करते टाइम में आपको अंडरलाइन करते रहना चाहिए, सो दैट एग्जाम के दिन आप अच्छे से रिवाइज कर सकें। प्रॉफिट इज डेफिनेटली a measure of business performance. Clear? आपका बिजनेस कितना सक्सेसफुल है वो आपके प्रॉफिट मार्जिन से ही पता चलता है। ऑब्वियसली हमारे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, द पर्पस ऑफ बिजनेस इज टू क्रिएट अ मार्केट, इज टू क्रिएट अ मार्केट विद द एम ऑफ एक्सपैंडिंग इट। ऑब्वियसली मार्केट क्रिएट करना हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। ब्रॉडर सेंस द पर्पस ऑफ बिजनेस इज टू cater to the material needs of the society. Through business, society can have economic expansion, growth and development. The multiple objectives of business are related to profitability, sales maximization, productive efficiency, stability, growth, technological excellence, self-reliance, survival, competitive strength, customer satisfaction, financial solvency, product quality, diversification, welfare of the employees. ये सब हमारे multiple objectives होते हैं। हमारे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव्स एक नहीं है, बहुत से ऑब्जेक्टिव है। प्रॉफिट तो है ही, सेल्स बढ़ाना है, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, प्रोडक्शन में एफिशिएंसी कि हम कम से कम टाइम में, कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सके। स्टेबिलिटी, स्टेबल रहे बिजनेस, बिजनेस ग्रो करे, टेक्नोलॉजिकली हम एफिशिएंट हो। आज की डेट में भैया जो बिजनेस टेक्नोलॉजी को अब्सॉर्ब नहीं करेगा वो मार्केट में नहीं रह सकता है। सेल्फ रिलायंट हो, सेल्फ डिपेंडेंट बन सके हम, ताकि हमको आउटसाइड फंड्स के ऊपर में डिपेंडेंट नहीं होना पड़े। सर्वाइवल, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ बढ़े हमारा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, फाइनेंशियल सॉल्वेंसी। फाइनेंशियल सॉल्वेंसी का मतलब कि हम अपनी लायबिलिटीज को अच्छे से पे ऑफ कर सकते हैं। प्रोडक्ट क्वालिटी, डाइवर्सिफिकेशन, वेलफेयर एम्प्लॉइज, ये सब हमारे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। नाउ बिजनेस एनवायरनमेंट का इंपैक्ट बिजनेस के ऊपर। द एनवायरनमेंट इन विच एंटरप्राइज फंक्शंस कुड बी डिवाइडेड टू पार्ट्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है, जो कि हमारे कंट्रोल में होता है। क्लियर, लाइक द बिजनेस फिलॉसफी,
Now what is this business philosophy? बिजनेस फिलॉसफी किसे कहते हैं? बिजनेस फिलॉसफी किससे इंपैक्टेड होता मालूम है? बिजनेस के ओनर से। बिजनेस के ओनर से बिजनेस फिलॉसफी इंपैक्टेड होती है। एक छोटी सी बात पूछते हैं आपसे, आप अपने बता देंगे विथ नथिंग पर्सनल, राइट? देश में आप कौन से, मैं दो ग्रुप का नाम ले रहा हूं, रिलायंस और टाटा, आप कौन से ग्रुप को बहुत ज्यादा सच्चा, ज्यादा ईमानदार मानते हैं? अनडाउटेडली आप 1000 जन से पूछ लो, 1000 में से शायद 1000 का नाम किसका निकलेगा? टाटा का, राइट? बिकॉज उनका फिलॉसफी वही है, उनका फिलॉसफी है दे टेक द मोस्ट केयर ऑफ द एम्प्लॉइज एंड टैक्स में सबसे मतलब चोरी करते ही नहीं है। आई हैव रेड अ स्टोरी विद अ फैक्ट अबाउट जेआरडी टाटा द फाउंडर। एक बार उनकी बैलेंस शीट बन रही थी, राइट? तो उनका जो ऑडिटर है वो जेआरडी टाटा के साथ बैठे थे। उन्होंने कहा कि सर अगर हम लोग ऐसे ऐसे एक एडजस्टमेंट कर दें, एडजस्टमेंट्स करना होता है, देखो प्रैक्टिकल लाइफ में उतरने के बाद में टैक्स का चोरी करने के, टैक्स बचाने के लिए एडजस्टमेंट करके अच्छा खासा टैक्स हम लोग कंपनीज का बचा सकते हैं। क्लियर? तो ऑडिटर सामने जेआरडी टाटा को कहा कि अगर हम लोग ये एडजस्टमेंट कर लें तो हमारा इतना टैक्स बच सकता है। जेआरडी टाटा ने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा, कांट द कंपनी सर्वाइव विदाउट पेइंग दिस टैक्स? ऑडिटर का मुंह नीचे हो गया, समझ गया था क्या बोलना चाहते थे वो। उन्होंने क्या कहा कि ये टैक्स दिए अगर नहीं दे तो क्या कंपनी नहीं चलेगी क्या? मतलब क्या है उनका कहना? क्या था कि टैक्स देना है, टैक्स का चोरी नहीं करना है। ऑडिटर बोला सॉरी सर, समझ गया तो क्या करना है। ये उनका फिलॉसफी था। टाटा ग्रुप का प्रोडक्ट्स ले लो आप, उस पर आंख बंद करके लोगों को भरोसा होता है कि टाटा का प्रोडक्ट है मतलब सेफ होगा, मतलब सही होगा, राइट? मैं रिलायंस के बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूं, राइट? देयर इज अ पॉइंट, बिकॉज बिजनेस फिलॉसफी उनकी वो है, दे आर नॉट इनटू एनी अनड्यू कंपटीशन। तो बिजनेस फिलॉसफी समझ में आया क्या होता है, राइट? नेक्स्ट, बिजनेस प्रायोरिटीज। नेक्स्ट, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर, ये सब कुछ क्या होता है? इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट होता है कि मैनेजमेंट स्ट्रक्चर क्या है, मतलब कौन हेड है, कौन सीईओ है, उनके अंडर में कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब कैपिटल ऑफ द कंपनी में कितना इक्विटी शेयर कैपिटल है, कितना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, कितना डेट है, मतलब कितना डिबेंचर्स है, या कितना बैंक लोन है, कितना पब्लिक डिपॉजिट्स है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। इसके बारे में फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप लोग आगे जाके पढ़ोगे। उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑन द अदर हैंड इंक्लूड्स फैक्टर्स व्हिच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द फर्म, इकोनॉमिक फैक्टर्स, द लीगल फैक्टर्स, राइट, बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द फर्म, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। लीगल एनवायरनमेंट, लीगल फैक्टर हमारे हाथ में थोड़ी है, तो कानून गवर्नमेंट बना देगा, राइट? डेमोग्राफिक फैक्टर्स, डेमोग्राफी जानते हैं क्या होता है? व्हाट इज डेमोग्राफी? द डेमोग्राफी वर्ड इज रिलेटेड टू पॉपुलेशन। डेमोग्राफी वर्ड का मतलब पॉपुलेशन ना, उसमें क्या खाली पॉपुलेशन नहीं, टोटल पॉपुलेशन की बात नहीं हो रही है, उसका कॉम्पोजिशन भी, कितने मेल है, कितने फीमेल है, कितने बच्चे हैं, कितने यंगस्टर्स हैं, कितने बूढ़े हैं, दैट इज कॉल्ड डेमोग्राफिक फैक्टर्स। कितने एजुकेटेड है, वो सब डेमोग्राफिक फैक्टर्स होते हैं। जैसे इंडिया का डेमोग्राफी की बात करें अगर अपने, तो इंडिया में ना आज भी एक अच्छा खासा पॉपुलेशन ऐसा है जो ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस वाला है, हाँ या ना? उनके लिए वैसे प्रोडक्ट ही ज्यादा बिकेंगे। आज भी हम इंडियंस बहुत ज्यादा रिलीजियस हैं, स्पिरिचुअल है, हमारे यहां वो प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा बिकते हैं, हाँ या ना? एंड ये मार्केटिंग कंपनीज को ध्यान में रखना होता है। आज जैसे मार्केटिंग कंपनीज, जैसे दिवाली आती है, आप एक सोच के देखिए, दिवाली आते ही ये मार्केटिंग कंपनीज वाले क्या करते हैं, बहुत पते की बात बोल रहा हूं मैं, कुछ मीठा हो जाए, कैडबरी का ऐड आना शुरू हो जाता है, हैप्पी दिवाली। इस दिवाली कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए, कैडबरी सेलिब्रेशंस। अरे भाई साहब, हमारे यहां पे मिठाइयों की कमी पड़ी है क्या? हमारे यहां चाहे आप लड्डू ले लो, चाहे बर्फी ले लो, चाहे आप कतली लो, हजारों मिठाइयां हमारी ट्रेडिशनल मिठाइयां, हाँ या ना? लेकिन मार्केटिंग कंपनी दिवाली या होली आती है, रक्षाबंधन आती है, कुछ मीठा हो जाए ऐड क्यों मारती है? अपना सेल्स बढ़ाने के लिए, अपना सेल्स, और जानती हैं दैट ये वो पब्लिक है जो अभी अपना स्टैंडर्ड को अपग्रेड करने के पीछे होड़ में लगी हुई है और उनका माल बिकता है। क्या आपने कभी भी क्रिसमस के ऊपर देखा है कुछ मीठा हो जाए?
क्रिसमस को देखा आपने कि केक के जगह कैडबरी का डेयरी मिल्क दे किसी को गिफ्ट, ऐसा ऐड देखा आपने? लेकिन दिवाली के नाम पे आपने देखा है, होली के नाम पे आपने देखा है, हाँ या ना? क्योंकि ये डेमोग्राफिक फैक्टर को यूज कर रहे हैं. It's a very important thing which you need to understand. They are hitting on our culture. कोई नैरो माइंडसेट की बात नहीं बोल रहा, बहुत सोचने की बात है. मार्केटिंग एंगल से सोच के देखिए. कभी भी आपने देखा है क्या कि क्रिसमस पे ये लोग बोल रहे हैं कि हाँ डेयरी मिल्क खाओ, क्रिसमस में क्या बिकेगी? केक ही बिकेगी. वो तो आप भी खरीद रहे हैं, क्रिश्चियन तो खरीद रहे हैं, आप भी खरीद रहे हैं. लेकिन हमारे 30 त्योहारों पे कैडबरी का ऐड जरूर आता है, क्योंकि हमारे डेमोग्राफिक फैक्टर्स को यूज कर रहे हैं. समझ में आ रहा है? आज चाइना डेमोग्राफिक फैक्टर्स को यूज करके ना बिजनेस बढ़ा रहा है. दिवाली पे इतनी लाइट्स आपके घर पे जो लगते हैं, कहां के लगाते हैं आप? चाइना. यार होली पे कलर्स चाइना ले आया, होली की रक्षाबंधन की राखी चाइना ले आया, दिवाली के पटाखे चाइना के आ गए. क्या यूज कर रहा है वो? हमारा डेमोग्राफी को यूज कर रहा है. बिजनेस अगर आपको करना है, आपको डेमोग्राफिक फैक्टर्स को समझना पड़ेगा. दैट्स द पॉइंट. क्लियर? ज्योग्राफिक फैक्टर्स, गवर्नमेंट रेगुलेशंस एटसेट्रा, ये सब क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है. द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स सच फैक्टर्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी और पोज threats to the organization. The internal environment includes all such factors within an organization which gives strengths or cause weaknesses of a strategic nature. अभी इसमें आप चीज देखोगे कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट का जब बात करें तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑब्वियसली हमारे कंट्रोल में तो नहीं है. बस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी और पोज थ्रेट्स. इन वर्ड्स पे जाना. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमको अपॉर्चुनिटी देता है, क्लियर, या थ्रेट्स भी देता है. जैसे कोविड पैंडेमिक में अपॉर्चुनिटी भी था दूसरे लोगों के लिए, थ्रेट भी. किसी के लिए अपॉर्चुनिटी था और किसी के लिए चुनौती थी. OT वर्ड्स पे जाना. इंटरनल एनवायरनमेंट हमारे कंट्रोल में तो होता है. द एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल सच फैक्टर्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच गिव्स स्ट्रेंथ और कॉज वीकनेसेस ऑफ अ स्ट्रैटेजिक नेचर. ये SW कुछ याद आ रहा है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट. याद आ रहा है? स्वॉट एनालिसिस कभी किया हुआ. स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट. स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट है. कि भाई हो ही सकता है दैट अगर किसी कंपनी का R&D बहुत स्ट्रांग, R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत स्ट्रांग है. जैसे अगर आप टीवी वगैरह मानने जाते तो सोनी, राइट, लोग सोनी को सबसे ज्यादा अच्छा मानते हैं, बट एक्चुअली उससे भी काफी ज्यादा अच्छा R&D है. शार्प है, शार्प बोल के एक ब्रांड है, जानते नहीं हो आप, लेकिन एग्जैक्टली यही फर्क पड़ता है मार्केटिंग का. शार्प अपना मार्केटिंग ज्यादा नहीं करता है, बट शार्प का रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम इज अमेजिंग. उनका R&D बहुत स्ट्रांग है, क्लियर, तो वो उनका स्ट्रेंथ है. बट उनका वीकनेस क्या है? उनका मार्केटिंग सेक्शन, क्योंकि मार्केटिंग पे ज्यादा ध्यान है, वो उनका वीकनेस है. स्ट्रेंथ, वीकनेस, समझ में आ रहा है कि हर किसी का सब कुछ स्ट्रांग नहीं हो सकता है, राइट. नेक्स्ट देन अपॉर्चुनिटी. अभी अपॉर्चुनिटी इनके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है. अपॉर्चुनिटी क्या होता है, थ्रेट क्या होता है, ये सब कुछ, एंड वीकनेसेस क्या होता है, ये चीज आपको यहाँ पे पूरी एक्सप्लेन की हुई है. एंड अपॉर्चुनिटी इज अ फेवरेबल कंडीशन, द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट व्हिच हेल्प्स द फर्म टू कंसोलिडेट एंड हैव अ साउंड फुटिंग इन द मार्केट. An example of an opportunity is a sudden growing demand for the products that the firm produces. क्या आप जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें उसका अचानक से डिमांड बढ़ गया, दैट इज एन अपॉर्चुनिटी, राइट. जैसे मैंने क्या बताया था, कोविड पैंडेमिक में ऑनलाइन बिजनेस में जो लोग थे उनके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था. जिनके ऑलरेडी एस्टैब्लिश थे उनके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था ग्रो करने का, एंड लोग ग्रो किए भी जबरदस्त. थ्रेट इज एन अनफेवरेबल. अपॉर्चुनिटी क्या होता है? फेवरेबल कंडीशन है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में. थ्रेट क्या है? अनफेवरेबल कंडीशन इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट which creates a risk for the firm that leads to a huge loss. Example of such a threat is the emergence of strong new competitors who are likely to encroach most of the markets of the firm. Threat is जब कोई नया एंटिटी, फॉर एग्जाम्पल कोई बड़ा कॉम्पिटिटर कोई आ रहा है, जैसे जियो जब आया तो बाकी कंपनीज के थ्रेट हो गया था कि हम सर्वाइव करेंगे या नहीं करेंगे. क्लियर. स्ट्रेंथ, चला ही नहीं बेचारा. स्ट्रेंथ इज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट. स्ट्रेंथ क्या है? इंटरनल एनवायरनमेंट का पॉजिटिव एस्पेक्ट व्हिच द फर्म्स कैन यूज टू गेन स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ओवर द कॉम्पिटिटर्स.
एग्जाम्पल स्ट्रेंथ इज सेटिंग अप एन R&D डिपार्टमेंट। R&D मतलब क्या बताए थे? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। लिख लेना नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। डिपेंड ऑन द फर्म विच कैन बी यूज्ड टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट सो दैट द फर्म गेन्स एन एज ओवर द कॉम्पिटिटर्स। वीकनेस क्या होता है? वीकनेस इज द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ द इंटरनल एनवायरमेंट, राइट? इंटरनल एनवायरमेंट का नेगेटिव एस्पेक्ट विच कॉजेज अ स्ट्रैटेजिक डिसएडवांटेज ऑफ द फर्म। Example of weakness is the failure of the firm to adopt a diversification of the product line. Single product may lead to a crisis, the market fails. क्या बोल रहा है? वीकनेस क्या है? मान लो कोई फर्म है जो अपना प्रोडक्ट लाइन को डाइवर्सिफाई नहीं कर पाता है, मतलब नया प्रोडक्ट्स ऐड ऑन नहीं कर पाता है, एक ही प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड रह जाता है। एक ही प्रोडक्ट के ऊपर में अगर आप एक कंपनी डिपेंड रहेगी ना, आप एक कंपनी के लिए रिस्क बहुत ज़्यादा है। कैसे? अगर वो प्रोडक्ट आउटडेटेड हो गया, अगर वो प्रोडक्ट आउट ऑफ फैशन हो गया, तो आप एक कंपनी फिर सर्वाइव किस बात पे करेगी? पर अगर आपके पास में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो, जैसे हिंदुस्तान लीवर के पास में 5000 से बेसिक प्रोडक्ट्स है, फर्क ही नहीं पड़ता ना, 2 4 5 प्रोडक्ट खराब हो भी जाए, मतलब उनका मार्केट चला भी जाए, कोई फर्क पड़ता है क्या? कि इतने सारे बाकी प्रोडक्ट्स है जिससे वो कमा लेगा, वो चीज़ है। क्लियर? सो सिंगल प्रोडक्ट में लीड टू क्राइसिस, द मार्केट फेल्स। So that is, yes, this is nothing but SWOT analysis। हाँ है ना, SWOT। क्लियर? इसके ऊपर में एक छोटा सा वो है, जैसे आप उसको मजाक की बात है, ऑब्वियसली मजाक की बात है कि मीम्स एंड रील्स वगैरह में SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, ऑपोजिट, थ्रेट, को क्या बोला था मालूम है? स्ट्रेंथ इज माई वाइफ, वीकनेस इज माई नेबर्स वाइफ, opportunities when my neighbor is on tour, मतलब बाहर गया हुआ है, threat is when I am on tour। मजाक की बात है, CMA में लिख मत देना आप ये सब। अभी अब SWOT याद रहेगा पूरा हमेशा के लिए, अब याद रहेगा। ठीक है? So business firms pursue SWOT analysis to understand the external and internal environment. SWOT is an acronym for strength, weakness, opportunity, threat. Through such analysis, an effective organization strategy can be formulated which capitalizes the opportunities by using strength and neutralizes the threats। क्या लिख रहा है? इसको मार्क कर लोगे। An effective organization strategy can be formulated which capitalizes on the opportunities। capitalizes मतलब opportunity का फायदा उठाना by using strengths। opportunity का फायदा आप कैसे उठा सकते हो? आपका जो strength वाला फैक्टर है उससे आप opportunity का फायदा उठा सकते हो, right? And neutralizes the threats by minimizing the impact of weaknesses। कि वीकनेस के इंपैक्ट को आप मिनिमाइज कर सकते हो, भाई थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करके। क्लियर? नेक्स्ट, एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनल के बारे में पढ़ना है। अब बात समझो, अब यहाँ पे क्या है? एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट का 2 पार्ट्स है हमारे लिए, माइक्रो एंड मैक्रो। इफ यू रिमेंबर, अच्छे से पढ़ा हुआ, माइक्रो एनवायरनमेंट कौन सा होता है? जो हमारे इमीडिएट आसपास में होता है, जैसे हमारे एम्प्लॉयज़ हमारा माइक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट है, हमारे कस्टमर्स, हमारे सप्लायर्स, ये हो गया माइक्रो वाला। मैक्रो वाला जिसका इम्पैक्ट दूर से आ रहा है हमारे पास, जो हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है, कौन सा? डेमोग्राफिक फैक्टर्स, लीगल फैक्टर्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज, लीगल एनवायरनमेंट, ये सारा कौन सा हो गया? मैक्रो। माइक्रो एनवायरनमेंट क्या था? मेन द एक्टिविटीज ऑफ द कस्टमर्स, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, मार्केटिंग एजेंसीज एटसेट्रा इन द इमीडिएट नेबरहुड ऑफ द बिजनेस फर्म क्रिएट द माइक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट ऑफ दैट फर्म। अंडरलाइन कर लोगे माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है? द माइक्रो एनवायरनमेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर फर्म मे बी डिफरेंट फ्रॉम दैट फेस्ड बाय द अदर फर्म्स विद द सेम इंडस्ट्री। माइक्रो एनवायरनमेंट हर किसी का अपना अलग अलग होता है। क्लियर? नेक्स्ट, कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स में क्या क्या है? सप्लायर्स हैं। सप्लायर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सप्लायर्स से हमको हमारा रॉ मटेरियल्स, मशीन्स, जो भी चाहिए वो कौन देता है? सप्लायर देता है। क्लियर? कस्टमर्स भी हमारा माइक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट है, हाँ या ना? कस्टमर्स को रिटेन करके रखना एंड नए कस्टमर्स को एक्वायर करना बिजनेस का बहुत वाइटल गोल है। खाली एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को रिटेन करके रखने से नहीं होगा, नए कस्टमर्स हमको एक्वायर भी करने होंगे। क्लियर? द एम ऑफ बिजनेस टू क्रिएट एंड रिटेन मार्केट, इन अदर वर्ड्स टू क्रिएट एंड रिटेन कस्टमर्स। अ फर्म कैन नॉट एग्जिट विदाउट कस्टमर्स। द प्रीरिक्विजिट फॉर अ सक्सेस ऑफ बिजनेस इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन। क्लियर? कस्टमर्स को सेटिस्फाई करके रखना बेहद जरूरी है। क्लियर? नेक्स्ट,
इसको आप रीड कर लोगे। कॉम्पिटिटर्स भी हमारा माइक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट है, बिकॉज कॉम्पिटिटर्स के ऊपर हमको क्लोज नजर रखनी पड़ती है कि कॉम्पिटिटर्स क्या चेंजेस ला रहे हैं, अकॉर्डिंगली हमको भी हमारे प्रोडक्ट लाइन में चेंजेस लानी पड़ती हैं। Clear? Competitors are the firms that compete for the resources and for the markets. Competition shapes the business. Clear? Competition के चलते business shape up होता है। अगर competition नहीं रहेगा तो क्या होगा, जैसे चल रहा वैसे चलते रहेंगे। बट competition अगर आएगा तभी हम अपने आप को अपग्रेड करने का सोचेंगे। अपग्रेड हम जितना अपने आप को करेंगे उतना ही हम कस्टमर्स को भी उतनी अच्छी सर्विस दे पाएंगे हम। क्लियर? नेक्स्ट, मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज। मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज का मतलब बेसिकली कौन, मिडलमैन, हमारे होलसेलर्स, हमारे रिटेलर्स, हमारे कमीशन एजेंट्स, ये सब हो जाते हैं मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज, मार्केटिंग एजेंसीज, मार्केट रिसर्च फर्म्स, ट्रांसपोर्ट कंपनीज, ये लोग सब। मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज ब्रिज द गैप बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द फाइनल कंज्यूमर। मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज का काम क्या है कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच के गैप को फुलफिल कर रहा है। वो चाहे मिडलमैन हो, चाहे एजेंट्स हो, चाहे ट्रांसपोर्ट कंपनी वाले हो, सब उसमें इंक्लूडेड है। एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, मार्केटिंग एजेंसी, सब उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। These marketing intermediaries include commission agents, transport companies and warehouses, advertising agencies, marketing research firms, media firms, financial intermediaries, etc. In a competitive business world, these intermediaries play a crucial role in expanding the market of any product, not only in the domestic market but also abroad. With the advancement of information technology, the scope of the activities these intermediaries has also expanded to a great extent. For example, the media firms help the business enterprises in creating and maintaining their websites so that a huge number of prospective buyers all the world can get acquainted with the product. राइट, चाहे वेबसाइट मेंटेन करना है, पेमेंट गेटवेज इंटीग्रेट करना है, सब कुछ, ये सारा पार्ट्स हो गया मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स का पार्ट। मार्केट, द मार्केट इज अ वाइडर टर्म देन द वेंडर्स एंड कस्टमर्स। मार्केट का मतलब सिर्फ कस्टमर्स नहीं होता है, सिर्फ वेंडर्स नहीं होता है। द मार्केट इज टू बी स्टडी द टर्म ऑफ इट्स कॉस्ट स्ट्रक्चर, प्राइस सेंसिटिविटी, ग्रोथ एस्पेक्ट्स। इससे एमसीक्यूज के लिए कुछ नहीं, इसको स्किप कर सकते हो आप। एंड ऑर्गेनाइजेशन में भी आपके एमसीक्यूज के लिए कुछ भी नहीं, कैन स्किप दिस पार्ट। क्लियर? उसके बाद आपका मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट कौन सा है, विच इज एक्सटर्नल टू द बिजनेस, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे इन्फ्लुएंस में नहीं है, इसको अंडरलाइन कर लोगे आप। क्लियर? देयर इज माइक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट। Micro business environment is entirely external to the firm and thus beyond the direct influence and control of the organization, but which exerts powerful influence over its functioning. Clear? Components of macro environment में कौन सा होता है? One is demographic environment. Demographic environment that is related to population of the country, right? Population structure क्या है, कितने मेल है, कितने फीमेल है, कितने बूढ़े हैं। आपको कुछ मालूम है इंडिया में अभी पॉपुलेशन में कौन सा वर्ग सबसे ज्यादा है? यंगस्टर्स, यूथ पॉपुलेशन इंडिया में सबसे ज्यादा है। यूथ इज 15 to 35 के एज ब्रैकेट वाले। 15 to 35 मतलब आप वाला जो एज ब्रैकेट का जो पॉपुलेशन है इंडिया में मोर देन 60% है। एंड ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है जिसको कंपनीज यूज करती है। दुनिया की हर कंपनी जो यंगस्टर्स का जो प्रोडक्ट बनाती है वो इंडिया में अपना पांव जमाना चाहती है, कि मालूम है इंडिया में ह्यूज मार्केट है, इतना किसी के पास में इतनी ताकत नहीं है। एंड इसी ताकत को अगेन अगर हम पॉलिटिक्स से कनेक्ट करें, 2014 में मोदी जी ने जो इलेक्शन जीता उसमें बहुत बड़ा यूथ्स का कंट्रीब्यूशन था। उसमें मोदी जी ने क्या किया था पता है? सबसे ज्यादा बीजेपी गवर्नमेंट, जो बीजेपी ने सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे खर्चा किया था। सोशल मीडिया पे कौन है भाई? सोशल मीडिया पे कौन है? 70 साल वाले हैं, 60 साल वाले हैं? नहीं ना। इंस्टा पे कौन है? फेसबुक पे, चलो आप लोग फेसबुक नहीं, 2014 तक आप वाला क्राउड भी फेसबुक पे था, अब नहीं है। फेसबुक है, इंस्टा है, व्हाट्सएप पे, इस पे कौन है ज्यादा? ज्यादा आप लोग हो, यंगस्टर्स हो। एंड उसी को कैपिटलाइज किया, जबरदस्त कैंपेन, जितना ज्यादा कैंपेन, जितना जबरदस्त स्पेंडिंग बीजेपी एंड एनडीए अलायंसेस का था, अदर पॉलिटिकल पार्टीज का नहीं था, एंड वो हार गए, बीजेपी जीत गया। तो उसमें रोल किसका था? आप लोगों का रोल बहुत बड़ा रोल था। तो दैट इज हाउ डेमोग्राफी कैन हेल्प बिजनेसेस, नॉट ओनली बिजनेसेस, पॉलिटिशियंस, एवरीवेयर इट हेल्प्स। क्लियर? नेक्स्ट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट refers to the nature and direction of the economy in which the company operates. On the one hand, economic environment includes situation in resource markets like money market, labor market, raw material availability, services, supply market,
विच इन्फ्लुएंस सप्लाई ऑफ इनपुट एंड प्राइसेस, कॉस्ट, क्वालिटी, उनका अवेलेबिलिटी, उनका रिलायबिलिटी, ये सब कुछ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट होता है। क्लियर? इसमें कुछ मार्किंग के लायक नहीं है। पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट इज लॉ रिलेटेड। गवर्नमेंट जो लॉज बना रहा है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की कंट्री में कितना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। आपको क्या लगता है पाकिस्तान में बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है अभी? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। वहाँ की सरकार का कभी कोई भरोसा नहीं, कभी कौन सी सरकार रहेगी, कभी कौन प्राइम मिनिस्टर को उठा के मिलिट्री अंदर कर देगा, वहाँ का प्रेसिडेंट को मिलिट्री उठा के अंदर कर देता है भाई। तो वहाँ पे बिजनेस सिनेरियो स्टेबल नहीं है। बट इंडिया में बिजनेस सिनेरियो बहुत स्टेबल है, बिकॉज यहाँ पे वी आर हैविंग अ स्टेबल गवर्नमेंट द सेंटर। तो यहाँ पे बिजनेसमैन टेंशन फ्री होकर काम करता है। मालूम है कि यहाँ पॉलिसी फटाक से चेंज नहीं होने वाली है। क्लियर? कोई भी बिजनेस फर्म ना ऐसे कंट्री में ऑपरेट करना चाहता है जहां आपका लीगल स्ट्रक्चर बहुत प्रॉपर है, साउंड लीगल स्ट्रक्चर होता है, राइट? तो वहां पे लोग ऑपरेट करना चाहते हैं। इंडिया में थैंकफुली आफ्टर द एनडीए गवर्नमेंट केम इनटू पावर, यहाँ का लीगल सिनेरियो भी बहुत स्टेबल हो गया है। गवर्नमेंट ने प्रो बिजनेस पॉलिसी बना रखी है, मतलब प्रो बिजनेस का मतलब बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए, राइट? वैसा लीगल सिस्टम बना रखा है, इसलिए इंडिया में बिजनेस सबसे ज्यादा फ्लरिश कर रहा है, सबसे ज्यादा इंडिया में फ्लरिश कर रहा है अभी। नेक्स्ट, पॉलिटिकल प्रेशर, ये सारा पोर्शन पढ़ लेना आप एक बार। नेक्स्ट, सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट। सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि सोशल एंड द कल्चर। जैसे हम लोग जानते हैं इंडिया का सोशियो कल्चर स्ट्रक्चर बहुत ही अलग तरह का है। हमारे डाइवर्स रिलीजन्स है, राइट? डाइवर्स तरह के कास्ट है यहाँ पे, एंड वो बिजनेस के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट करता है। बिजनेसमैन को उस बात को समझना पड़ेगा, उससे बिजनेस अच्छा खासा फायदा उठा सकता है भाई। आप राखी के टाइम में राखी बनाइए, आप होली के टाइम में रंग बनाइए, आप भाई दूज के टाइम में मिठाइयाँ बना के बेचिए, सब बिकेगा, सब बिकेगा यहाँ पे। यहाँ के उस हिसाब से आप चलिए तो बहुत अच्छा खासा बिजनेस सिनेरियो यहाँ पे है। नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे सोशियो कल्चर एनवायरमेंट कंप्राइजेस सोशल ट्रेडिशंस, वैल्यूज, बिलीव्स, लेवल एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन, एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड द स्टेट ऑफ सोसाइटी, द एक्सटेंट ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, conflict and cohesiveness and so forth. The core values of a particular society tend to be persistent. अब जैसे हमने यहाँ पे एक बार यूज किया यहाँ पे ethical standards। अब ये क्या है भैया? हम अगर हमारे यहाँ की बात करें तो हमारे यहाँ पे धर्म प्रधान है बेसिकली, काइंड ऑफ, राइट ना? अब मालूम है अगर जैन्स के लिए मार्केटिंग करनी है तो आपको जैन फूड की मार्केटिंग करनी पड़ेगी, आपको वेजिटेरियन फूड की मार्केटिंग करनी पड़ेगी, हाँ या ना? आप जाके देखिए रेस्टोरेंट्स आज की डेट में मेजॉरिटी कई सारे रेस्टोरेंट्स में वेज मेन्यू का ऑप्शन रहता है, मतलब इवन विदाउट अनियन गार्लिक का ऑप्शन देते हैं वो लोग, क्योंकि मालूम है। एंड आजकल नॉन जैन्स भी बहुत सारे हैं जो जैन फूड प्रेफर करते हैं, जिनको अनियन गार्लिक अवॉइड करना होता है। तो रेस्टोरेंट वाले अपना बिजनेस को ग्रो करने के लिए दे हैव गिवन दैट ऑप्शन इन द मेन्यू। अगर आपको चाहिए, आपको यही सब्जी आपको जैन वर्जन में मिल जाएगी जहां पे अनियन गार्लिक यूज नहीं होगा। That's what you are उनके एथिकल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर रहे हो आप, नहीं तो क्या होगा? जैन आपके वहां पे आएगा ही नहीं। फिर बहुत से जैन होते हैं जो कि नॉन वेज रेस्टोरेंट में जाते ही नहीं है, तो प्योर वेज लिखना पड़ता है बेचारों को, क्या भाई ये प्योर वेज है, आजा तू आजा। क्लियर? नेक्स्ट, उसके बाद इट इज डिफिकल्ट फॉर बिजनेस टू चेंज दीज कोर वैल्यूज। बिजनेस इनको चेंज नहीं कर सकता। हमारी बिलीफ को बिजनेसमैन क्या चेंज करेगा, हाँ या ना? नहीं चेंज कर सकता है भाई। अभी हम जब पास ट्रिप पे गए थे, मेरा कंडीशन में जो केक लेके जाऊंगा, मुझे वो ग्रीन डॉट की केक चाहिए, मैं ब्राउन डॉट की केक नहीं लेके जाऊंगा मैं, बिकॉज न मैं खाऊंगा और न मैं अपने पैसे से किसी को खिलाऊंगा मैं। ये मेरा एथिकल स्टैंडर्ड्स है। अब दुकान ने बहुत बोला मेरे को, एक्चुअल में जितना क्वांटिटी मुझे चाहिए था नहीं मिल रहा था। बोला भैया क्या दिक्कत है, सब खाते हैं। हाँ भैया सब खाते होंगे, मैं न खाता हूँ न खिलाता हूँ। ये मेरा एथिकल स्टैंडर्ड। कोई तो बिजनेसमैन मेरे को चेंज कर देगा, बोले वो डिस्काउंट में मिल रहा है, बोले मिले भले ही, मैं दाम भले ही ज्यादा दूंगा, बट मुझे क्या चाहिए? मुझे ग्रीन डॉट की चाहिए, मैं ब्राउन डॉट की नहीं खाऊंगा मैं। So it is difficult for businesses to change these core values. थोड़ी चेंज कर सकते हैं यार, which becomes a determinant of its functioning. For example, the old caste system in India is supposed to be one of the most important reasons behind the lack of labor mobility. Labor mobility इंडिया में बड़ा प्रॉब्लम है। आप किसी ब्राह्मण से कोई थोड़ा सा लोअर लेवल का काम करा सकते हैं? वो नहीं करेगा। वो क्यों? हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय, हम यही काम करेंगे। ये अभी भी बिलीव्स है।
चलो अपने शहर में आगे आप नहीं देखते हो, बट अभी भी सर हमारे गांव की इकोनॉमी ज़्यादा स्ट्रांग है, शहर की इकोनॉमी है ही कितनी हमारे यहाँ पे। गांव में आज भी बिलीफ सिस्टम है, हम ये काम थोड़ी करेंगे। मजा आ गया। And the social institution in India, like the joint family system, has created a class of lazy and the dependent people and restricted the entrepreneurship and the savings prosperity. सब छोड़ सकते हैं इसको आप। उसके बाद culture is a sum total of the societal behavior. It includes three basic elements: knowledge, beliefs, ideals, and the preferences. The cultural characteristics of any society are very important in determining the business strategies. For example, Nestle company brews a variety of instant coffee to satisfy different taste patterns in different countries. Yes, कॉफ़ी का टेस्ट हर जगह लोगों को अलग अलग चाहिए। हमारे यहाँ पे अलग चलता है, बाकी देशों में अलग चलता है। बाकी देशों में ब्लैक कॉफ़ी ज़्यादा चलती है, हमारे ब्लैक कॉफ़ी बहुत कम चलती है। तो अलग अलग तरह का टेस्ट उनको बनाना पड़ता है अलग अलग कल्चर्स को मीट करने के लिए। टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट, द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट, टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी इन यूज़, ये वाला हम जानते ही हैं कि टेक्नोलॉजी को हमने बात की थी, तो जितना अच्छे से जो लोग एब्जॉर्ब करेंगे वो कंपनी उतनी ज़्यादा मार्केट में सक्सेसफुल रह पाएगी। आई एम नॉट रीडिंग दिस। पेस्टल एनालिसिस, पेस्टल एनालिसिस क्या है? PESTEL, इसमें बेसिकली इट्स एन एक्रोनिम, मतलब शॉर्ट फॉर्म क्या चीज का है ये? P फॉर पॉलिटिकल, ये आपको याद रखना है बिकॉज इससे MCQs बनता है। P फॉर पॉलिटिकल, E फॉर इकोनॉमिक, पहला E इज इकोनॉमिक बिकॉज 2 E है इसमें। S इज सोशियो कल्चरल, T इज टेक्नोलॉजिकल, E इज एनवायरमेंटल, L इज लीगल। कुछ नहीं, एनवायरमेंट को स्कैनिंग करने के लिए इन फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है बेसिकली, राइट। पेस्टल इज एन एक्रोनिम। पेस्टल इसका शॉर्ट फॉर्म है बेसिकली इन फैक्टर्स का, क्योंकि एनवायरमेंट इन फैक्टर्स का स्कैनिंग करते रहना पड़ता है। क्या है? रिपीट, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशियो कल्चरल, T फॉर टेक्नोलॉजिकल, E फॉर एनवायरमेंटल, ये ध्यान में रखना है। पहला E इज फॉर इकोनॉमिक, सेकंड E इज फॉर एनवायरमेंटल एंड L इज लीगल। I think it's very simple, which you already discussed, right? कि पेस्टल में पॉलिटिकल फैक्टर्स को आपको एनालिसिस करते रहना है। बताए थे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, कैसा गवर्नमेंट है क्या नहीं। इकोनॉमिक फैक्टर्स कि आपको ये देख लेना दैट कंट्री का ग्रोथ कैसे, जैसे इकोनॉमिक फैक्टर्स आज की डेट में वर्ल्ड की हर कंपनी इंडिया में आना क्यों चाह रही है? क्योंकि इंडिया का इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत अच्छा है। इंडिया का GDP ग्रो कर रहा है, यहाँ का लोगों का पर कैपिटा इनकम ग्रो कर रहा है। इसका मतलब कि यहाँ का मार्केट बहुत अच्छा है, तो दुनिया की हर कंपनी इंडिया में आके अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना चाह रही है। कैसे? बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स। बात समझ में आ रहा है? ये जो हम लोग जो पहले पढ़े थे, इकोनॉमिक फैक्टर्स आर डिटरमिनेंट्स ऑफ कंपनीज सर्टेन इकोनॉमिक परफॉर्मेंसेस। These factors are economic growth, exchange rates, inflation, interest rates, disposable income, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स, ये सब कुछ, राइट। कोविड-19 वाला जो पैंडेमिक वाला था, तो वो भी तो क्या था? हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर ही रहा था। तो वो सब चीजें हैं इसमें। सर सपोज MCQ में पेस्टल का E स्टैंड्स फॉर आ गया तो दोनों में से कौन सा? पेस्टल का अगर E स्टैंड्स फॉर तो आपको फिर दोनों रहेगा, नहीं फिर आपको बोथ A and C रहेगा फिर, या A and B रहेगा ऑप्शंस में, बिकॉज 2 E है। क्लियर? उसके बाद सोशल फैक्टर्स, आई थिंक आई डिड नॉट एक्सप्लेन, ऑलरेडी बात कर चुके अपने। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स इज समथिंग न्यू कि हमको एनवायरमेंट का भी ध्यान में रखना है कि हमको ऐसे रिसोर्सेस को यूज करने की कोशिश करनी है जो नया रिसोर्स है बेसिकली, मतलब जो रिसोर्सेस खत्म होते जा रहे हैं, डिप्लीट होते हैं, उनको यूज करे फायदा नहीं है। आज की डेट में अगर मैं इंडस्ट्री बैठा रहा हूं, आई शुड ट्राई टू गो इन फॉर सोलर पावर, हाँ या ना? एनवायरमेंट का ध्यान में रखना है। आज की डेट में अगर हम कोई गाड़ी बनाने की कंपनी खोलने जा रहे हैं तो हमको पेट्रोल या डीजल वर्जन में नहीं जाके EV बनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आज के अब आने वाला जमाना क्या चीज का है? EV का जमाना हो जाएगा, हाँ या ना? एग्जिस्टिंग कंपनी है, चलो वो भी पेट्रोल बनाएगी, बट कोई नई कंपनी कोई खोल रहे हो, उसको किस पे फोकस ज्यादा करना चाहिए? EV पे, बिकॉज एनवायरमेंट को ध्यान में रखना आपको, वो चीज हो गया। एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैव बीन फोकस्ड ओनली रिलेटिवली रिसेंटली। एनवायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर में लोग अभी रिसेंटली ही ध्यान देने लगे हैं। दे हैव गेन इंपॉर्टेंस ओनली व्हेन वी हैव फेल्ट द इंक्रीजिंग स्केर्सिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स
when we have failed to reach the pollution targets and carbon footprint targets set by the governments. These factors include ecological and environmental concerns such as weather, climate, environmental offsets and climate change, which will invariably affect various industries, tourism, farming, agriculture and insurance. Furthermore, growing awareness of the potential impacts of climate change is affecting how companies should operate and the products they offer to sustainable development. This has led to increasing number of companies getting more and more involved in practices such as corporate social responsibility and sustainability. CSR के बारे में आप लोग आगे प्रैक्टिकल भी पढ़ोगे. कंपनीज आजकल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छा खासा खर्चा कर रही है. कंपनीज अपने प्रॉफिट का एक सर्टेन परसेंट, नियम है कुछ क्लास कंपनीज को अपने प्रॉफिट के सर्टेन परसेंटेज CSR पे खर्चा करना पड़ता है. कंपल्सरी किया है गवर्नमेंट ने कि अब एनवायरनमेंट का ध्यान रखो, सोसाइटी का ध्यान में रखो, उनके लिए कुछ काम करो आप. लीगल फैक्टर्स वी ऑलरेडी डिस्कस्ड पहले भी, वी नॉट डिस्कसिंग दिस. एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं अपने. एग्जाम्पल्स ऑफ पेस्टल एनालिसिस. पेस्टल एनालिसिस बैंकिंग इंडस्ट्री. फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल फैक्टर्स. यहाँ पे एग्जाम्पल दिया खाली बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में. जैसे गवर्नमेंट बैंक्स के ऊपर में कई तरह का रूल्स एंड रेगुलेशन ला सकता है ना, किसके थ्रू? RBI के थ्रू. दैट इज अ पॉलिटिकल फैक्टर का पार्ट हो गया. गवर्नमेंट कैन इंटरवेन द बैंकिंग सेक्टर वेन एवर नेसेसरी. आपको याद होगा 1969 में, अगर आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, गवर्नमेंट ने सारी बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया था अपने अंडर में. प्राइवेट बैंक्स थी, गवर्नमेंट ने सबको नेशनलाइज कर लिया था. सरकार है, माई बाप है, कुछ भी कर सकता है, राइट? Leaving the industry exposed to a lot of political pressures, corruption, apart from specific rules and regulations like the trade restrictions, labor laws, tariffs, change in repo rates, etc. ये सब political factors का part हो गया. Economic factors, the amount of capital, जैसे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पेस्टल एनालिसिस किसके लिए? बैंकिंग सेक्टर के लिए एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है. The amount of capital accumulation in the banking sector depends on the income flow in the economy. Inflation affects the banking sector adversely. Similarly, the exchange rate is another factor. एक्सचेंज रेट मतलब इंडियन रुपी का फॉरेन करेंसी के साथ जो एक्सचेंज रेट्स होता है, राइट? ये सब चीज़ इकोनॉमिक फैक्टर्स का पार्ट होता है. क्लियर? जैसे कि कोविड पैंडेमिक के टाइम में बैंक्स के पास डिमांड का लोन्स बहुत कम था. लोग बहुत कम डिमांड कर रहे थे लोन्स का, तो बैंक का इंटरेस्ट का इनकम तो कम हो गया था. वो सब फैक्टर्स है. सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, buying behavior of the households in respect of necessities and luxuries and all other cultural influences affect the banking sector. Changing social trends affect people's preferences, which in turn affect the growth of the banking business. आज की डेट में लोग अब ज़्यादा घर ले रहे हैं, तो घर ले रहे हैं तो बैंक वाले को धंधा मिल रहा है ना, कैसे? लोन्स. आज के लोग गाड़ियाँ ज़्यादा ले रहे हैं, EMI पे ले रहे हैं, बैंक वाले को धंधा मिल रहा है ना, बैंक वाला फाइनेंस कर रहा है गाड़ियों को, बैंक वाला फ़ोन फाइनेंस कर रहा है, बैंक वाला AC फाइनेंस कर रहा है. तो ये हमारा सोशियो कल्चरल चेंजेस हो तब ना आजकल लोग अब खर्चा करने लगे हैं. टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, जैसे बैंक्स वाले आजकल, हर बैंक वाले को अब मोबाइल बैंकिंग लानी पड़ी, हर बैंक वाले को अभी अपना पेमेंट गेटवे लाना पड़ा, राइट? जो बैंक अब अगर CBS कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस नहीं दे रही है, लोग उसमें अकाउंट खोलेंगे ही नहीं. हाँ या ना? कि दैट्स अ पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स. कोई बैंक में जाओ, बोलेगा भैया हमारे पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, कोई आप उस बैंक में अकाउंट खोलोगे नहीं. हाँ या ना? बिकॉज अकाउंट खोलने से आपको सबसे पहले चाहिए आपको मोबाइल बैंकिंग, ताकि फ़ोन से अपना ट्रांजैक्शंस कर सको. एनवायरमेंटल फैक्टर्स, विद टेक्नोलॉजिकल एडवांस द प्रैक्टिस ऑफ नेट बैंकिंग थ्रू मोबाइल एप्स हैज रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ पेपर यूज्ड. हाँ या ना? पेपर का वेस्टेज कम हो गया. तो हर काम पहले पेपर पे होता, बैंक स्टेटमेंट पेपर में मिलता. आज के बैंक स्टेटमेंट को पूरा ऑनलाइन दिख जाता है अपने फ़ोन में, आप लैपटॉप में देख सकते हो. तो एनवायरमेंटल का भी सेफ्टी है. लीगल फैक्टर्स बात कर ली अपने, या पहले के चैप्टर्स में पढ़े थे ना, NPA वगैरह, क्या थे पढ़े थे कि बैंक का NPS बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, नॉन परफॉर्मिंग है. उसके लिए गवर्नमेंट लॉज बनाया है अभी फ़िलहाल, ताकि बैंक आपके एसेट्स को ले सके. सरफासी एक्ट, ऐसे बहुत से एक्ट्स बने हुए, आगे पढ़ोगे आप लोग. अगेन पेस्टल एनालिसिस उबर के लिए, राइट? ओला उबर के लिए बेसिकली. अब उबर वाले के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? बहुत सारे कंट्रीज में बैंड है. अब जैसे आप यहाँ पे उबर मोटो देखते हो, फॉर एग्जाम्पल, आप बॉम्बे में उबर मोटो नहीं मिलेगा आपको, बैंड है, अलाउड नहीं है.
यस, बॉम्बे में अलाउड नहीं है, तो उबर वालों को ये सब भी डील करना पड़ता है। उबर मोटर सर्विस बॉम्बे में चालू कर ही नहीं सकता बिकॉज महाराष्ट्र गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रहा है। अलग देश की बात छोड़ो, हमारे देश में अलग अलग जगह है, कई एक स्टेट्स और है जहाँ पे अलाउड नहीं है, कई स्टेट्स में अलाउड नहीं है। अभी रिसेंटली जब मैं बॉम्बे गया हुआ था, अब मैं देख रहा हूँ मैं आ ही नहीं रहा है, चक्कर क्या है भाई। तो मैंने बगल से पूछा, उन्होंने दादा बोला भैया यहाँ नहीं होता है, ये आपके कलकत्ता में होता है। लिटरली यार ऐसा सुनना पड़ा, बोला आपके कलकत्ता में होता है। क्या रीज़न बताया उन्होंने, तो रीज़न बस समझ लग गया, दस दे करेक्ट। पॉलिटिकल फैक्टर्स, सो उबर के लिए टू डील विद द बैंड मेनी कंट्रीज टू फॉलो मिनिमम वेज रूल्स। मिनिमम वेज लॉज होते हैं हर कंट्री में अपना अलग अलग, तो मिनिमम उनको उतना पैसा देना पड़ेगा। टू फॉलो द रूल्स ऑफ ड्राइवर्स इंश्योरेंस, बहुत तरह का रूल्स उनको फॉलो करना पड़ेगा। इकोनॉमिक फैक्टर्स, फेयर देख के चार्ज करना पड़ेगा, राइट। अब मजे की बात है, उबर का अलग अलग जगह आपको अलग अलग मिलेगा। ट्रस्ट मी, यहां से कई गुना सस्ता रेट्स हमने बैंगलोर में देखा है। 2 महीने पहले जब बैंगलोर में था, बैंगलोर में रेट्स देख रहा हूं तो इतना लंबा डिस्टेंस में ही सोच रही, कलकत्ता होता तो शायद 700 रुपये हो जाता, बट वहां पे 200-250 में मेरा काम हो रहा था। और जस्ट शॉक्ड, जस्ट कंपेयर उस टाइम, मतलब पीक टाइम है कि नहीं, शाम का टाइम है फॉर एग्जाम्पल, दोपहर का टाइम है। अगर मैं कलकत्ता का रेट सोचूं मैं और मैं वहां का सोचूं, रात दिन का अंतर था। ये उसका फायदा उठाते हैं, तभी जाके आप बिजनेस कर सकते हो, सीधी सी बात है, नहीं तो बिजनेस कर ही नहीं पाओगे आप। कंपटीशन देखना पड़ेगा, क्लियर। अभी बैंगलोर में क्या होता है ना, वो लोग ऐसा ज़्यादा चार्ज क्यों नहीं कर रहे हैं, बिकॉज बैंगलोर में दूसरे ऐप राइड्स हैं, वहाँ पे ऐसा है फैसिलिटी। सपोज से फॉर एग्जाम्पल अनिकेत को ऑफिस जाना है, ठीक है ना, बैंगलोर में 20-25-30 किलोमीटर से नॉर्मल डिस्टेंस, बहुत नॉर्मल है, ठीक है। अब ये जब ऑफिस जा रहा है, अपनी गाड़ी लेके जा रहा है, शेयर राइड्स बोल के कोई ऐप है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, वो शेयर राइड जो ओला उबर मतलब वो नहीं, ये प्राइवेट ऐसा खुद का गाड़ी है, इसने ऐप में डाल दिया मैं यहां इतना बजे यहां से यहां जाऊंगा। अब जिसको ऑन द वे जाना है, इसके गाड़ी में बैठ सकता है, इसको पेमेंट करेगा। आपने सोचा है कभी कलकत्ता में है ये नहीं देना है क्या यहाँ पे? एग्जैक्टली तो यहाँ पे बहुत कम, लेकिन बहुत कम अवेयरनेस को लेकर के, वहाँ पे बहुत कॉमन नहीं है, वहाँ पे बहुत कॉमन है। वहाँ पे ऑफिस गोज मैक्सिमम इसका फायदा उठाते हैं, स्कूल स्टूडेंट्स इसका फायदा, कॉलेज स्टूडेंट्स इसका फायदा उठाते हैं। तो आपको ओला उबर में जितना देना पड़ेगा उससे काफ़ी कम में आपको उसमें काम हो जाता है, एंड वो भी सेफ है। अगर आप जीपीएस लोकेशन शेयर कर लो, सब कुछ कर लो, पूरा सेफ है वो। ऐसा नहीं कि यही किसी गलत आदमी के साथ में बैठ गया, नहीं ऐसा नहीं। तो reasonable fare charges, economic factors, accessible easily without hassle। अभी इस इकोनॉमिक फैक्टर को देख करके ना ओला उबर आया, क्योंकि गिरो टैक्सी का दादागिरी था, यहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, यहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, इतना लेंगे, उसी का तो फायदा उठाया ना कि आपके घर के नीचे तक ड्रॉप करके जाता है, घर के नीचे उठाता है आपको। ऑफर्स जॉब अपॉर्चुनिटीज, सोशल फैक्टर्स, offers better ride experience than other taxi services, user friendly, quick pickup other than मेरू, मेगा, ओला, इनसे ज़्यादा अच्छा पिकअप है। भाई मैं किसी की मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, ये सीएम इंस्टीट्यूट वाले ने दी है, कहीं बाकी कंपनी वाले मेरे पे केस डाल दें। मेरू कैब्स है ना, मेरू कैब्स है, अपने यहाँ पे नहीं है, बाकी स्टेट्स में है, बाकी स्टेट्स में मेरू कैब्स है, मेगा कैब्स है, बहुत सारे। अपने यहाँ पे आपने 2 ही नाम सुना है, या तीसरा रैपिडो का सुना है, और एक यात्री साथी का नाम सुना है आपने। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग होते हैं ना, इन ड्राइव आपने सुना है, तो अलग अलग स्टेट्स में और बहुत सारे ऐप राइडर्स है ना, बिकॉज लोकल प्लेयर्स हैं वो लोग बेसिकली। मेरू कैब्स आपको राजस्थान में बहुत मिलेंगे, आपको दिल्ली में बहुत मिलेंगे आपको मेरू कैब्स वाले। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, एक्सेलेंट मोबाइल ऐप फॉर यूजर्स यूजिंग सोशल मीडिया एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फॉर प्रमोशन। एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यूज ऑफ ऑटोमोबाइल फ्यूल में इंक्रीज, सिटी ट्रैफिक कंजेशन में ऑल्सो इंक्रीज। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में ये इनका माइनस पॉइंट है, तो उसके चलते सिटी ट्रैफिक कंजेशन बढ़ेगा, ऑटोमोबाइल फ्यूल का यूज बढ़ेगा। लीगल फैक्टर्स, नीड टू प्रिवेंट बैन, कई जगह बैन है तो उसको रोकना जरूरी है, कॉम्प्रोमाइज करना जरूरी है। नीड टू फॉलो लेबर एंड एम्प्लॉय सेफ्टी, कंट्री पेटेंट लॉज, मतलब बेसिकली पेस्टल एनालिसिस का एप्लीकेशन बता रहे हैं एक एक इंडस्ट्री वाइज। एजुकेशन इंडस्ट्री में अलग होगा, मेडिकल इंडस्ट्री में अलग होगा, सबका अलग अलग होगा। क्लियर? ये पोर्शन हमारे नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। क्लियर है? एंड आई होप आपको चैप्टर पूरा अच्छे से क्लियर होगा। चैप्टर का रीडिंग डेफिनेटली आपको करना होगा एंड आपको कुछ मार्किंग्स भी कर लेनी होगी, बट प्रैक्टिकल एग्जांपल्स जो लिए थे, मेरा उनसे किसी के साथ कोई दोस्ती या कोई दुश्मनी की बात नहीं है। इट वाज जस्ट फॉर एन एग्जांपल टू यू
to make things much more clear. अगर अच्छा लगा हो वीडियो, do share it with your friends. फ्रेंड्स के दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना and do subscribe and like the channel. That is the only motivation your we teachers need from you. All the best.